हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स करते हुए, जावा का आर्किटेक्चर समझते हुए, जावा के फीचर्स समझते हुए, लास्ट वीडियो में हमने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाया। हमने देखा कि जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से जावा का प्रोग्राम लिखा जाता है। उससे पहले हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर डिस्कस करा कि आखिर इतना बड़ा सिग्नेचर क्यों है वॉइड मेन का, राइट। उसमें लिखे एक एक वर्ड पर डिस्कस किया और आज की वीडियो में हम लोगों उसको एक लेवल अप करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे जावा के प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट कैसे लें, क्योंकि यूजर से इनपुट लिए बिना हम लोग कोई भी डायनामिक प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि यूजर कुछ नंबर डाले तो वो इनपुट कैसे लिया जाता है और कैसे हम उस प्रोग्राम पर फर्दर प्रोसेसिंग करके यूजर को वापस आउटपुट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक जावा प्रोग्राम में कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको एक प्रोग्राम बोलता हूं कि मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से इनपुट करने हैं 2 नंबर्स, 2 नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं एंड कैलकुलेट करना है उनका सम। लीजिए, ये मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, उनका एडिशन करके दिखाना है। तो देखिए, इस प्रोग्राम में साफ साफ वो बोल रहा है कि आपको 2 नंबर्स का इनपुट लेना है, 2 नंबर्स का इनपुट लेना है। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात करी जावा के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्लास बनानी होती है और इस क्लास का नाम हम वो रखेंगे जिस पर्पस के लिए हमारा प्रोग्राम है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो सम करने के लिए है, तो मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया सपोज सम प्रोग्राम, राइट। थोड़े मीनिंगफुल नेम रखिए। अब उससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पब्लिक स्टैटिक सब स्मॉल लेटर्स में है, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सब पूरा इतना बड़ा वॉइड मेन का पूरा सिग्नेचर का मीनिंग क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, इन सब पर लास्ट वीडियोस में बात हो चुकी है। एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, मैंने क्लियरली वहां मेंशन किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम चल रहे हैं इससे आगे। तो देखिए, अगर यूजर से आपको कभी भी कुछ इनपुट लेना है, मान लीजिए ये एक वो आउटपुट स्क्रीन है जिस पर हमारे इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप एटीएम मशीन पर जाते हैं तो एटीएम मशीन पर जो आपको स्क्रीन दिख रही होती है वो एक आउटपुट स्क्रीन है। ऐसी ही एक आउटपुट स्क्रीन आप एज्यूम कीजिए। हम लोग बहुत जल्द ही, शायद अगली वीडियो में ही, इन प्रोग्राम्स को रन करने की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम्स को रन किया कैसे जाता है। क्योंकि पहले हम 1-2 प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें, तभी तो हम उन्हें रन कर देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे मशीन पर, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल हम एक आउटपुट स्क्रीन मानते हैं, जैसे आउटपुट स्क्रीन एटीएम पर आपको दिखाई देती हैं। आप जाते हो वहां टच करके अपना पिन नंबर डालते हो, अपना जो भी अमाउंट टाइप करते हो, तो वो जब मैसेजेस आते हैं प्रॉपरली कि इंसर्ट योर कार्ड, तभी आप इंसर्ट करते हैं, एंटर योर पिन, तभी आप पिन करते हैं, डालते हैं, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, तभी आप अमाउंट टाइप करते हैं। सिमिलरली हम लोगों को भी एक आउटपुट स्क्रीन पर ऐसे यूजर फ्रेंडली मैसेजेस दिखाने होंगे। हमें यूजर को बोलना होगा कि ये मैसेज है और यूजर वो एक्शन करेगा। जब तक यूजर को हम कोई मैसेज नहीं देंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग एक्शन नहीं करेगा। तो यूजर की स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी थी मैंने system.out.println की। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यूजर की स्क्रीन पर कोई भी मैसेज दिखाना है तो ये सिस्टम नाम की क्लास है जो java.lang पैकेज में होती है, उसके अंदर ये आउट नाम का प्री डिफाइंड एक फाइनल स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये सब बातें करी थी लास्ट क्लास, राइट। ये println नाम का फंक्शन है, println भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा लास्ट वीडियो में बात करा था। लीजिए, मैंने इस पर स्क्रीन पर कोई भी मैसेज दिखाना है, आपको ये लिखना होगा। सी में इसके लिए printf होता था, C++ में इसके लिए सी आउट होता है, जावा में इसके लिए system.out.println है। इस पूरे सिंटैक्स में सिर्फ एस कैपिटल है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा की। फिलहाल एंटर
2 नंबर्स करके मैंने एक मैसेज डाला, जो भी मैसेज आप यहां डालेंगे वो यहां पर आपको आउटपुट स्क्रीन पर विजिबल होगा। जो भी यूजर इस प्रोग्राम को चलाएगा उसके सामने वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो मैसेज आपने यहां पर लिख दिया, राइट। अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पर ब्लिंक होगा, क्योंकि मैंने प्रिंट एलन, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्रिंट लिखेंगे तो कर्सर सेम लाइन पर होगा, एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पर। जो सी में आप /n यूज करते हैं, C++ में एंड यूज करते हैं, यहां ln है प्रिंट के साथ, जो लाइन चेंज कर देता है। तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, आपको यूजर से इनपुट लेना है। देखिए, यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो वो इनपुट आपको सी में scanf से करना सिखाया गया था, कि scanf नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन था जिसकी मदद से आप यूजर से इस डाली गई वैल्यूज को स्कैन करते थे, रीड करते थे। C++ में cin नाम का फंक्शन था जिसकी मदद से आप यूजर की डाली गई वैल्यूज को रीड करते थे, स्कैन करते थे। यहां पर जावा में आप अगर यूजर के सामने यहां डाली गई वैल्यूज, अगर आप चाहते हैं कि यूजर यहां पे और यहां पर कोई वैल्यूज डाले, उसके स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली वो वैल्यूज यहां डालेगा। आप यहां पर उनको कैच करना चाहते हैं तो इसके लिए यहां पर स्कैनर नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास है। स्कैनर नाम की प्री डिफाइंड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आपको यहां बनाना पड़ेगा। अब इस लाइन का ये देखिए, ये स्कैनर जो है, देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये सिस्टम जो है ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जो बाय डिफॉल्ट java.lang नाम के पैकेज में होती है, और ये लाइब्रेरी, ये पैकेज जावा के हर प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट अटैच होता है। तो ये जो सिस्टम नाम की प्री डिफाइंड क्लास है, ये जो प्री डिफाइंड सिस्टम क्लास है, ये java.lang पैकेज में है, राइट। और java.lang पैकेज जावा के हर प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट अटैच होता है, कंपाइलर द्वारा अटैच कर दिया जाता है। तो हमें ये लाइब्रेरी, ये कंपाइलर, ये पैकेज हर प्रोग्राम में अटैच करने की जरूरत नहीं है। सी में आप #include stdio करते थे, C++ में आप #include iostream करते थे। यहां पर java.lang बाय डिफॉल्ट हर जावा के प्रोग्राम में कंपाइलर द्वारा ये पैकेज, ये लाइब्रेरी अटैच कर दी जाती है। तो ये सिस्टम के लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, इसका इसमें है और ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर द्वारा आपके प्रोग्राम में अटैच कर दिया जाएगा। बट ये स्कैनर, ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा की, ये भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। और प्रोग्रामिंग का नियम है, अगर आप कोई प्री डिफाइंड चीजें इस्तेमाल करते हैं उस प्रोग्रामिंग की, सी में आप printf यूज करते थे, scanf यूज करते थे, तो आपको stdio.h ऊपर लगाना पड़ता था। C++ में अगर आप cout cin यूज करते थे तो ऊपर iostream आपको लगाना पड़ता था, राइट। सिमिलरली अगर आप getch यूज करते थे, clr scr यूज करते थे तो conio.h आपको लगाना पड़ता था। सिमिलरली यहां पर भी आपको java.lang लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावा कह रहा है ये बाय डिफॉल्ट मैं हर प्रोग्राम में कंपाइलर से लगवा दूंगा। लेकिन ये स्कैनर प्री डिफाइंड है, ये भी प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी जावा की। अब प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करनी है तो उसकी लाइब्रेरी, उसका पैकेज आपको ऊपर अटैच करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम नाम का तो इस java.lang से काम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इंटरनली अपने आप कंपाइलर द्वारा इम्प्लिसिटली इंटरनली अटैच हो जाएगी। बट ये स्कैनर नाम की जो क्लास है ये इस लाइब्रेरी में नहीं है, ये इस पैकेज में नहीं है। तो अगर ये इस पैकेज में नहीं है तो फिर इस स्कैनर क्लास का मीनिंग कंपाइलर कैसे समझेगा, कैसे इस स्कैनर क्लास को वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इस प्री डिफाइंड क्लास का मीनिंग तो उसे नहीं मालूम है, राइट। तो वो कैसे यूज करेगा इसको, ठीक। तो स्कैनर नाम की इस क्लास का, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है और प्री डिफाइंड क्लासेस के लिए ऊपर लाइब्रेरी या पैकेज लगाना जरूरी है। जावा में हम पैकेज कहते हैं, C++ में लाइब्रेरी और हेडर फाइल कहते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन इस डिफॉल्ट वाली लाइब्रेरी पैकेज में, इस पैकेज में नहीं है। इस सिस्टम नाम की क्लास का है बट स्कैनर नाम की क्लास का नहीं है, क्योंकि ये स्कैनर नाम की क्लास जो है ये बेसिकली एक हेल्पर क्लास है जो आपको इनपुट वगैरह लेने में मदद कर रही है। और हेल्पर्स ना, ये जो हेल्पर क्लास है इसके लिए आपको सिर्फ इस स्कैनर नाम की क्लास के लिए ऊपर
यूटिल नाम का एक पैकेज लगाना पड़ेगा। अभी आप स्टार लिखकर चलिए, जब हम पैकेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार का मतलब, अभी आप मानिए कि इस java.util नाम की जो लाइब्रेरी है, यूटिल मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब हेल्पर्स, राइट। सो java.util मतलब ये वो पैकेज है जिसके अंदर ये स्कैनर नाम की प्री डिफाइंड क्लास है। इस स्टार का मतलब क्या है? ऑल प्री डिफाइंड क्लासेस। यहां इंपोर्ट जावा का, जैसे सी में इंक्लूड लिखते थे आप, कीवर्ड था, C++ में इंक्लूड था, जिसकी मदद से आप एक लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में अटैच करते हैं। सिमिलरली जावा में ये इंपोर्ट नाम का कीवर्ड है, जिसकी मदद से, ये प्री डिफाइंड वर्ड है जिसकी मदद से एक जावा का प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, जावा का प्री डिफाइंड पैकेज हम अपने प्रोग्राम में अटैच कर पाते हैं। हम उसके अंदर लिखी गई सारे प्री डिफाइंड क्लासेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में। वो एक बाहर की लाइब्रेरी है, उसे इंपोर्ट करने का मतलब हम उसे अपने प्रोग्राम में मंगा रहे हैं। उसके अंदर जितना प्री डिफाइंड कोड लिखा है, दिस स्टार मींस ऑल, यानी इस पैकेज की, इस लाइब्रेरी की ऑल प्री डिफाइंड चीजें इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करा दी जाए। हालांकि अब आप बोलेंगे कि यूज तो हम सिर्फ एक ही कर रहे हैं, यूज तो हम खाली स्कैनर ही कर रहे हैं, तो इस पूरे पैकेज की सारी चीजें मंगाने की क्या जरूरत है? सही सोच रहे हैं आप चाहें तो सिर्फ एक क्लास का नाम लिखकर भी मंगा सकते हैं। आप खाली एक इस पैकेज के अंदर, इस लाइब्रेरी की सिर्फ स्कैनर क्लास भी मंगा सकते हैं, राइट। तो इस केस में इस पैकेज की, इस लाइब्रेरी की सिर्फ ये वाली क्लास ही इंपोर्ट होगी और आप आराम से यूज कर पाएंगे। बट अगर आप यहां पर स्कैनर लिख रहे हैं, स्टार लिख रहे हैं, तो उस पैकेज की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। जिसका यूज करना है सिर्फ उसी को यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं आप, राइट। लेकिन अभी बिगिनर के तौर पर आप स्टार लिखकर चलिए, आगे हम बहुत डिटेल में पैकेज पढ़ने वाले हैं तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अभी के आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि आप सिर्फ ये क्लास का नाम भी वहां लिख सकते हैं। तो ये स्कैनर नाम की प्री डिफाइंड क्लास इस पैकेज में है, इस लाइब्रेरी में है। अगर आप ये लाइब्रेरी नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर इस क्लास का मीनिंग नहीं समझेगा, इसे बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये पूरा जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सिंटैक्स है, बेसिकली यहां पर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर नाम की ये जो प्री डिफाइंड क्लास है, इस प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नियमों को लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, राइट। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नियमों को, उनके कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करती है और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नियमों के मुताबिक अगर किसी भी क्लास के अंदर रखे हुए कोई भी फीचर्स आपको यूज करने हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यह सबसे बेसिक नियम है कि किसी भी क्लास के अंदर रखे हुए फीचर्स, फंक्शंस, जो भी कही है, अगर आपको यूज करने हैं तो सबसे पहला कदम आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप किसी भी क्लास के अंदर रखे फंक्शंस को, फीचर्स को यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये जो स्कैनर नाम की क्लास है, मैं इस क्लास का यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से मेरा मतलब है इस क्लास के अंदर यूजर से इनपुट लेने के तरह तरह के फंक्शंस रखे हुए हैं, इस क्लास के अंदर रखे हुए हैं। ये क्लास इस लाइब्रेरी में, इस पैकेज में रखी हुई है, तो इस क्लास के पास वो तरह तरह के फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम यूजर से तरह तरह का इनपुट ले सकते हैं। अब नियम कहता है कि अगर किसी क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शंस यूज करने हैं तो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तब आप वो फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उस नियम को पूरा करने के लिए यहां मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ताकि इस स्कैनर क्लास के अंदर जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है नेक्स्ट इंट, अगर आपको वर्ड इनपुट लेना है तो प्री डिफाइंड फंक्शन है नेक्स्ट। तो इंटीजर इनपुट लेने के लिए, किसी नंबर को इनपुट लेने के लिए ये है नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन, कोई वर्ड इनपुट लेने के लिए यहां पर नेक्स्ट नाम का फंक्शन है।
राइट तो भाई इंटीजर इनपुट, वर्ड इनपुट, तरह तरह के ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, राइट अभी हमें बिगनिंग में इन्हीं की जरूरत है तो इन्हें लेकर चलेंगे। तरह तरह का इनपुट लेने के लिए इस स्कैनर नाम की प्री डिफाइंड क्लास के पास ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, फंक्शंस कहिए या मेथड्स कहिए। अब अगर आपको ये फंक्शंस या ये मेथड्स यूज करने हैं जो कि इस स्कैनर नाम की क्लास के अंदर हैं, तो पहला नियम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नियम है कि इस स्कैनर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, राइट तो इस क्लास में मैंने इस लाइन में मैंने इस स्कैनर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये स्कैनर नाम की क्लास ऊपर इस लाइब्रेरी में, इस पैकेज में ऑलरेडी डिफाइन है। अगर आप ऊपर ये पैकेज नहीं लगाएंगे तो इस लाइन पर वो स्कैनर पर एरर देगा, और क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है तो एस कैपिटल है, ये भी सिस्टम भी प्री डिफाइंड क्लास है, एस कैपिटल है। ये सिस्टम आउटपुट के लिए, राइट ये इनपुट के लिए है, तो यहां भी सिस्टम नाम की क्लास यूज हो रही है फॉर इनपुट। इन मींस इनपुट। ये सब स्ट्रीम्स हैं, ये आउटपुट के लिए स्ट्रीम है, ये इनपुट के लिए स्ट्रीम है, ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स होती हैं। आपको आउटपुट भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। ये सब बातें हम करेंगे। सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है, उसमें ये इन भी एक प्रिंट इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। बहुत सारी बातें होंगी, धीरे धीरे होंगी, अभी बिगनर लेवल पर ये बातें आपको कंफ्यूज कर देंगी। सो अभी के लिए देखें कि ये सिस्टम नाम की क्लास है जो इनपुट लेने में मदद करेगी, लेकिन ये स्कैनर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप इन फंक्शंस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मुझे ये फंक्शंस अपने प्रोग्राम में चाहिए, क्योंकि मुझे 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं, तो फंक्शन लाने के लिए मेरे को स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नियम है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप उस क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई अभी ये बहुत अच्छा सिंटैक्स लिखा है मैंने, अगर आप देखें तो इस सिंटैक्स में मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मैंने यहां ऑब्जेक्ट का नाम एस रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, के रख सकते हैं, ओबीजे रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। यहां नाम आप ऑब्जेक्ट का कुछ भी रख सकते हैं। हम बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं जिस पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स की, जहां हम बहुत डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों होता है, ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, आखिर क्यों मार्केट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इतनी डिमांड है, क्या है जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इतना आसानी से सॉल्व कर दे रही है। तो बात करेंगे अभी के लिए इस सिंटैक्स पर भी बात करेंगे कि यहां एक एक वर्ड क्या लिखा हुआ है। मैंने हमेशा से आपको अपनी वीडियोस में, अपने प्रोग्राम में लिखे गए एक एक वर्ड को समझाया है, तो मैं यहां भी स्कैनर, एस, न्यू स्कैनर, ये कंस्ट्रक्टर है, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये न्यू कीवर्ड ऑपरेटर, जो भी बोलना चाहें, ये रेफरेंस, बहुत चीजें बताने को, बट बिगनिंग लेवल पर ये आपको परेशान करेंगी। जैसे जैसे धीरे धीरे हम और पुराने होते चले जाएंगे जावा में, हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे। हम ऐसा एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे जो प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं और हमें उसका मीनिंग ना मालूम हो, राइट। सो अभी के लिए मानिए कि मुझे इस स्कैनर क्लास की जरूरत है, मुझे इस स्कैनर क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शंस की जरूरत है जिनसे इनपुट लिया जाता है। उसके लिए मैं ये स्कैनर क्लास का ये एस नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, बस इन शॉर्ट। और इस स्कैनर क्लास को मैं यूज कर सकूं, इसके लिए ऊपर मैंने पैकेज लगाया है, करेक्ट। चलिए, तो पहला वेरिएबल लेना है। मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बना लिया। आप जानते हैं जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल बन लेते हैं अपने प्रोग्राम में, हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल लेते हैं तो क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल लेते हैं, अगर मैं इसे कंप्यूटर की मेमोरी मैं मानूं ये कंप्यूटर का रैम एरिया है, तो इंट ए लिखने से एक ए नाम का एरिया बन गया होगा मेमोरी में। अब इसके आगे इंट क्या है, डेटा टाइप है। ये इंट क्या बता रहा है कि ये ए नाम का जो एरिया, जो वेरिएबल मेमोरी में बना है, उसके अंदर सिर्फ आप इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं। यू कैन नॉट स्टोर अल्फाबेट्स और डेसिमल वैल्यूज इन इट। इंट ए का मतलब एक ए नाम की मेमोरी बनेगी, एंड इंट उसका डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा विच इज अलाउड टू स्टोर इन दिस मेमोरी। और देखिए, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है
तो उसके लिए स्कैनर क्लास, इसीलिए स्कैनर क्लास का ये इस एस ऑब्जेक्ट पर नजर रखिए, इस एस नाम के रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट बोलिए आप, ऑब्जेक्ट पर नजर रखिए, राइट। इसकी मदद से ही हम स्कैनर के अंदर की फीचर्स को यूज करेंगे। तो मुझे यहां पर डाला गया पहला नंबर, मान लीजिए यूजर ने 7 प्रेस करा, ये 7 इस ए नाम की मेमोरी में पहुंचाना है, ये 7 यहां पर से स्क्रीन पर से रीड करना है और इस ए नाम की मेमोरी में पहुंचाना है। तो भाई इसके लिए इस स्कैनर क्लास के पास अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट इंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट इंट नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये क्या करेगा, स्कैनर क्लास के पास, स्कैनर क्लास का ये एस नाम का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस स्कैनर क्लास के अंदर रखे हुए इस नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। क्लास के अंदर रखे फंक्शंस फीचर्स कॉल करने हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ये नेक्स्ट इंट इस स्कैनर क्लास के अंदर है तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करा। मैंने कहा नेक्स्ट इंट फंक्शन कॉल हो जाओ, नेक्स्ट इंट फंक्शन रन हो जाओ, एग्जीक्यूट हो जाओ, और एग्जीक्यूट होकर चलो तो ये नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन पर जाएगा, आपने जो भी नंबर यहां डाला है उसे रीड करेगा और ला करके इस ए वेरिएबल में डाल देगा, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में यहां पर 7 पहुंच गया, राइट। फिर मैंने यहां लिखा दूसरा नंबर भी चाहिए मुझे, इंट बी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, सेम दूसरा नंबर इनपुट लेने के लिए। तो यूजर यहां पर जो भी दूसरा नंबर डालेगा, राइट, ये नेक्स्ट इंट फंक्शन, नेक्स्ट इंट फंक्शन के पास ही ये काबिलियत है, ये कैपेबिलिटी है कि वो स्क्रीन पर डाले गए इंटीजर नंबर को रीड करे और लाकर जिस वेरिएबल में, मालूम होगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये जाकर इधर वैल्यू असाइन करता है, इसमें डालता है। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन को आपने जब लिखा तो वो स्क्रीन पर गया, आपने उसे बता दिया इंट मतलब स्क्रीन पर से जो वैल्यू वो लेगा उसे लाकर एक इंटीजर में रख देगा, यानी एक बी नाम की मेमोरी बनी और सेकंड नंबर उस 5 उसमें चला गया। आपने जो 2 नंबर यहां से प्रेस करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर अगर मैसेज आ रहा है तो यूजर नंबर जरूर दबाएगा। आप एटीएम पर जाते हैं, एंटर योर पिन बोलता है वो, तो आप पिन नंबर दबाते हैं, तो स्क्रीन पर मैसेज जाएगा तो यूजर तो भाई नंबर दबाएगा, राइट। अब इन दोनों को प्लस करके मुझे एक थर्ड वेरिएबल में रखना है, मान लीजिए सी में, सपोज, राइट। तरीके और भी हैं, शॉर्ट कर सकता हूं, बिना थर्ड वेरिएबल के भी कर सकता हूं, अभी के लिए, राइट। रिजल्ट रखने के लिए मैंने एक सी नाम की मेमोरी बनाई, इंटीजर टाइप बनाई, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी अ इंटीजर, एन इंटीजर, राइट। और मैंने कहा ए और बी को प्लस करके उसमें डाल दो। तो ए और बी को प्लस करने का मतलब, ए तो यार इस मेमोरी का नाम है, बी तो भाई इस मेमोरी का नाम है, तो नामों को प्लस थोड़ी ही करेगा वो। जब आप लिख रहे हैं ए को और बी को प्लस कर दो, इसका मतलब वो समझ रहा है ए नाम की मेमोरी में जो वैल्यू है, बी नाम की मेमोरी में जो वैल्यू है, उनको प्लस कर दो। आपने यहां इंट ए रखा जब, तो वो समझ गया कि एक मेमोरी बनानी है जिसका नाम ए है और उसमें इंटीजर स्टोर होंगे, एक मेमोरी बनानी है जिसका नाम बी है जिसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगे, एक मेमोरी बनानी है जिसका नाम सी है उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगे। तो उसे पता है कि कंपाइलर यहां से रन करते हुए आ रहा है, वो यहां से आपके प्रोग्राम को रन करते आ रहा है, तो उसे पता है एक ए नाम की मेमोरी है, एक बी नाम की मेमोरी है और एक सी नाम की मेमोरी है। तो जब आप ए बोल रहे हैं तो वो आपकी ए को प्लस नहीं कर रहा, ए नाम की उस मेमोरी में जो डेटा रखा है उसे उठाएगा, बी नाम की मेमोरी में जो डेटा रखा है उसे उठाएगा, दोनों को प्लस करेगा, दोनों मेमोरीज में रखे हुए डेटा को प्लस करेगा, जो आंसर आएगा उसे सी नाम की मेमोरी में डाल देगा, यानी सी नाम की मेमोरी में आपके पास आंसर रखने के लिए, रिजल्ट रखने के लिए हो गया, राइट। अब इसको स्क्रीन पर देखिए, एक प्रोग्राम के अंदर 3 पार्ट्स माने जाते हैं, एक प्रोग्राम के 3 पार्ट्स माने जाते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग कहते हैं कि आपको प्रोग्राम में इनपुट होना चाहिए। ये लीजिए, मैंने यूजर से इतनी मेहनत करके इन 4 लाइनों में इनपुट तो ले लिया, उसके स्क्रीन पर मैसेज भेजा और इनपुट ले लिया, इंटीजर्स की मदद से इनपुट ले लिया, राइट। ये इनपुट हो गया। फिर वो कहता है आपके प्रोग्राम में कैलकुलेशंस होनी चाहिए,
राइट, कैलकुलेशंस होनी चाहिए। तो ये लीजिए मेरे प्रोग्राम में कैलकुलेशन वाला पार्ट भी हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि भाई किसी ने इनपुट डाला है तो उसे आउटपुट भी चाहिए वापस, उसको रिजल्ट भी। तो मेरे प्रोग्राम में मैंने इनपुट तो ले लिया, मैसेज भेज के 2 नंबर मंगवा लिए, स्क्रीन पर डाले गए 2 नंबर कैच तो करवा लिए, कैलकुलेशंस करके रिजल्ट भी सी में रखवा लिया। अब मुझे आउटपुट की यानी कैलकुलेशंस भी हो गई, राइट। 2 पॉइंट्स टिक हो गए। एक प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स हम पूरा कर चुके हैं। अब जिस बंदे ने नंबर डाले हैं दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स आल्सो, राइट। तो भाई अब आपको यहां पर रिजल्ट की तैयारी करनी है, आउटपुट की। अब अगर आपको स्क्रीन पर कुछ भी दिखाना है तो system.out.println में ही इतनी ताकत है जो आपको स्क्रीन पर कोई मैसेज, कोई वैल्यू डिस्प्ले कर सकता है। तो आउटपुट दिखाने के लिए मैंने लिखा फिर से system.out.println मैसेज रिजल्ट इज इक्वल टू ये मैसेज। तो आप system.out.println में जो मैसेज लिखेंगे वो भी आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू। बट हमें तो ये सी भी प्रिंट कराना है, ये सी भी, सी के अंदर जो वैल्यू आई है रिजल्टेंट वो भी प्रिंट करानी है। तो देखिए यहां क्या लगा हुआ है रिजल्ट के आगे और पीछे, रिजल्ट के आगे और पीछे क्या लगा हुआ है, रिजल्ट के आगे और पीछे 2 डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। जिनके ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं उन्हें स्ट्रिंग माना जाता है, राइट, उन्हें एक वर्ड माना जाता है। तो ये एक वर्ड है, ये एक स्ट्रिंग है। आप इसके साथ एक वर्ड, रिजल्ट अल्फाबेटिकली एक अल्फाबेट्स का ग्रुप एक वर्ड है ये, राइट, और आप उसके साथ एक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ये देखिए मैंने लिखा प्लस और सी। ये क्या लिख दिया सर आपने, यहां पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद कर रहा हूं, यहां मैं क्लास पूरी कर रहा हूं। और सी प्लस सी लिखने से क्या होगा, यहीं पर आपको 12 रिजल्ट के तौर पर दिख जाएगा। प्रोग्राम तो पूरा हो गया क्योंकि तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन ये प्लस सी समझ में नहीं आया। ये प्लस सी क्या है सर, तो भाई समझिए जरा ध्यान को। एक मैसेज के साथ जब कोई किसी के साथ लेना होता है तो वो प्लस ही हो जाता है ना। आप इसको ऐसे समझिए, इस मैसेज के साथ सी की वैल्यू, इस मैसेज के साथ प्लस को साथ समझिए सी की वैल्यू। तो मैसेज के साथ, मैसेज कहां तक है, रिजल्ट इक्वल टू इतना मैसेज है, के साथ सी की वैल्यू। लेकिन ये टेक्निकली दिमाग में एक पंगा कर रहा है कि यहां जब आपने प्लस लगाया तो वो दोनों तरफ नंबर्स थे उनको प्लस करने बैठ गया, 7 और 5 12। तो यहां जब आपने प्लस लगाया तो वो इसको प्लस करने की बजाय वहां सिंपली मैसेज क्यों दिखा रहा है। क्या इतना इंटेलिजेंट हो गया है प्रोग्राम कि जब आप यहां प्लस लगा रहे हैं तो वो समझ जा रहा है इन दोनों को प्लस करना है, और यहां प्लस लगा रहे हैं तो वो समझ रहा है इस मैसेज के साथ प्रिंट करना है। वो कैसे समझ पाता है कि यहां पर इस प्लस का मतलब है इस मैसेज के साथ और इस प्लस का मतलब है इनको प्लस करो। कैसे डिफरेंशिएट करता है, बहुत आसान है। कैसे करता है कंपाइलर, आगे वाली वैल्यू देखी जाती है। यहां आगे वाली वैल्यू क्या है, ए इंटीजर। इंटीजर मतलब ए इंटीजर है, मतलब कोई नंबर होगा, और जी हां नंबर ही है। तो अगर आगे वाली वैल्यू एक नंबर है तो प्लस करेगा, पीछे वाली वैल्यू भी नंबर है, आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, तो वो उनको प्लस ही करेगा। प्लस के दोनों तरफ, ये काम सी शार्प में भी ऐसे ही होता है, प्लस के दोनों तरफ अगर नंबर और नंबर होते हैं, डेटा टाइप्स दोनों तरफ के इंटीजर हैं, तो वो प्लस कर देता है उनको। लेकिन यहां पे प्लस के एक तरफ इंटीजर है, एक तरफ मैसेज है। मैसेज मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस नहीं होती। 2 नंबर्स प्लस होते हैं, स्ट्रिंग प्लस नहीं होती। तो स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को प्लस क्या करेगा वो, तो वो दोनों को मर्ज करके एक मैसेज बना देता है। स्ट्रिंग प्लस नंबर मतलब एक पूरा स्ट्रिंग, एक पूरा मैसेज, एक नंबर को प्लस, यहां वो रिजल्ट इक्वल टू आपका एक मैसेज है, कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ सी को प्लस कर देगा। वो देखेगा अबे इस तरफ तो दोनों इंटीजर्स हैं यार, तो प्लस करो, बट यहां पर एक तरफ इंटीजर है एक तरफ मैसेज है, स्ट्रिंग है, तो उस मैसेज और इंटीजर को प्लस नहीं कर सकता, तो वो उन दोनों को ऐसे ही जोड़ देगा और एज इट इज उठाकर दिखा देगा। यानी इसे कॉन्कैटिनेट करना, मर्ज करना कहते हैं, और आपके स्क्रीन पर हो जाएगा, आपका काम हो गया।
तो आपने देखा इस प्रोग्राम में कि हम स्कैनर क्लास की मदद से नेक्स्ट इन फंक्शंस यूज कर पा रहे हैं। ये नेक्स्ट इन फंक्शन इसी स्कैनर क्लास के पास है और ये स्कैनर क्लास इस पैकेज में रखी हुई है। इस स्कैनर क्लास का मैंने एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिनकी मदद से ये इंटीजर इनपुट लिए। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे और इनपुट लेने पड़े तो और चाहिए इनपुट, 3 इनपुट लेने, 4 इनपुट, तो क्या स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट और बार बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पूरे ब्लॉक में, यहां से ब्लॉक मेन का शुरू हो रहा है, मेन का ब्लॉक यहां खत्म हो रहा है, यहां मेन का ब्लॉक शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। इस पूरे ब्लॉक में एक बार आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। स्कैनर क्लास का एक बार अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसके नीचे कहीं भी आपको उस पर्टिकुलर लाइन के बाद आपको कहीं भी इनपुट लेने की जरूरत पड़े, कभी भी उस पूरे ब्लॉक में कहीं भी इनपुट लेने की जरूरत पड़ेगी, आप इस एस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दोबारा इस पूरे ब्लॉक में आपको स्कैनर क्लास की जरूरत नहीं, मतलब स्कैनर क्लास का ये पूरा सिंटैक्स लिखने की, ऑब्जेक्ट बनाने का पूरा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में यूजर से इनपुट ले सकते हैं और यूजर का इनपुट लेकर उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप और भी प्रोग्राम सोच सकते हैं। अगर मैंने 2 नंबर्स को सम करने को कहा, मैंने बोल दिया कि 2 नंबर यूजर से इनपुट लीजिए और उनको आपस में इंटरचेंज कीजिए। इंटरचेंज को आप स्वैप भी कहते हैं, राइट? उन नंबर्स को आपस में स्वैप करिए। तो भाई यहां तक का प्रोग्राम तो एज इट इज ही रहने वाला है, राइट? हमारा एज इट इज ही रहने वाला है भाई। मैसेज तो देना ही होगा, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट भी ले लिए। इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं स्वैप प्रोग्राम, ठीक है भाई। और अब हम तीसरे वेरिएबल की मदद से, मालूम होगा आप लोगों को, राइट, जो तीसरे वेरिएबल की मदद से हम लोग स्वैपिंग का लॉजिक लिखते हैं, राइट, वो लिखा। और 2 ये लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये देखिए कैसे प्रिंट कराऊंगा आप स्वैप्ड वैल्यू को आफ्टर स्वैपिंग। ये मैसेज प्रिंट कराया इज इक्वल टू, साथ में पहली वैल्यू प्रिंट कराई, फिर एक स्पेस दिया, फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट कराई और सेमीकोलन। मैंने स्पेस क्यों दिया भाई? क्योंकि अगर मैं स्पेस नहीं देता, मैं डायरेक्टली यहां लिख देता a प्लस बी, तो वो कंफ्यूज हो जाता। प्लस के इधर भी इंटीजर, इधर भी इंटीजर, दोनों को प्लस कर बैठता। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि मैं एक प्लस के दोनों तरफ इंटीजर ना लिखूं। यहां प्लस है, इधर इंटीजर है, इधर स्ट्रिंग है, इतना समझ में आता है। इसलिए बेटर है आप बीच में एक स्पेस दीजिए, फिर अपनी दूसरी वैल्यू प्रिंट कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, तो यूजर इनपुट लेना इज नॉट अ बिग डील नाउ। ये स्वैप करने का लॉजिक है। तीसरे वेरिएबल की मदद से एक ए वेरिएबल, एक बी वेरिएबल आपने बनाया। मान लीजिए यूजर ने इसमें 9 डाल दिया, इसमें 8 डाल दिया, और तीसरे वेरिएबल सी की मदद से हम इन्हें इंटरचेंज कर रहे हैं। ए की वैल्यू सी में डाल दी, ए की वैल्यू सी में डाल दी, ये लीजिए, राइट। ए की वैल्यू मैंने कर दी इसमें कॉपी, सी में, बी की वैल्यू ए में डाल दी, बी की वैल्यू ए में डाल दी, ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो ये 8 9 हट गया, इस पे 8 आ गया, राइट। और सी की वैल्यू बी में डाल दी, ये सी की वैल्यू इसमें डाली, तो यहां पहुंच गया जी 9। ये लीजिए आपस में इंटरचेंज हो गई, 9 8 था, 8 9 हो गया। तो इंटरचेंज करने का मतलब एक सिंपल सा लॉजिक बताया, बट मकसद था आपको यूजर से इनपुट लेना सिखाना। आप यूजर से एक बार स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ये नेक्स्ट इन फंक्शन कितनी बार भी यूज कर सकते हैं नीचे, ताकि आप यूजर से इनपुट ले सकें। आई होप जावा के प्रोग्राम में आपको इनपुट लेना समझ में आया होगा। अभी हमने इंटीजर इनपुट्स पर बात करी है, आगे हम कैरेक्टर इनपुट लेना, स्ट्रिंग इनपुट लेना, बहुत तरह के इनपुट्स लेना शुरू करेंगे। लेकिन कम से कम अभी हमारे पास कुछ तो प्रोग्राम हुआ जिसे हम रन करके देख सकते हैं। ऐसे कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स भी हम बनाने की प्रैक्टिस अब शुरू कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे जहां हम बात करेंगे कि जावा के प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है और आउटपुट कैसे मिलता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।